अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज और दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हसीन, खुशगवार और ख़ूबसूरत हो और आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, जितनी मुश्किलात हैं, वो सब के सब दूर हो जाएं और आपके दिन जो है वो हर गुजरता दिन बहुत 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 अच्छा हो। इसी दुआ के साथ और अच्छी बात के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि जितना भी सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली करें, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और एज अ नेशन इस टाइम पे हम लोगों का जो राइट है और जो एक किरदार होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ थाम के प्यार से और बहुत शफकत से आगे बढ़ें, ताकि मुल्की हालात जैसे भी हों, जितनी मर्जी मुश्किलात आएँ, हम इस मुश्किल सफ़र से जो है वो बआसानी इसको तय करके अपनी कामयाबी की मंजिल की जानिब गामज़न रहें और अल्लाह करे कि आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी आसानियाँ हों आने वाले वक्त में। और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मायूसी वैसे भी कुफर है। बस इसी अच्छी बात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के। साथ साथ हम बताते चलूँ कि हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं मियाँ ताहिर अयूब, हम एक्सपर्ट बल्दियात हैं। सर आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे कि बात करें मुल्की सियासत की, अगर करें मुल्की मईशत की बात करें, तो मैं सबसे पहले अब्दुर्रहमान आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल। अपने इर्द गिर्द मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, मेरे खुद के जानने वाले हैं जो महंगाई का रोना रोते हैं, जो गवर्नमेंट के जो उनकी तरफ से जो पॉलिसियाँ हैं या उनकी तरफ से आए रोज़ जो महंगाई कर दी जाती है उस वजह से आम शहरी बहुत परेशान है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, जो सूरत हाल ये चल रही है कि यहाँ पर जो पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से, लेकिन स्पेशली जो 2 सालों से महंगाई का जो तूफ़ान आया सामने, जिस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन डबल पे चली गई हैं, फिर रुपया हमारा जो है वो डीवैल्यू हो गया, उसकी अगर हम निकालें एवरेज तो ये तो 50% तक डीवैल्यू हो चुका है। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो चीज़ें भी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, इसमें 90% अशिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती है, जो बनाई जाती हैं। तो उसका ये मसला आया कि गाड़ियों से लेके हर वो चीज़ जो बाहर से आती है वो डबल से भी रेट क्रॉस करके फिर जो यहाँ से बनती है वो महंगी इस वजह से हो गई, वो बाहर से भी महंगी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा रेट उसके बढ़ा दिए गए। फिर जब बिजली बढ़ी है तो वो लेबर की कास्ट भी जो है वो बढ़ गई। देखिए, जिन ममालिक से हमारा मुकाबला होता है वहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से असरअंदाज नहीं हो रही। बांग्लादेश, इंडिया या चाइना या दूसरे मुल्क, तुर्की, जो यूरोपियन मईशत को जो है वो कैप्चर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो चीज़ यहाँ पर बन रही है तो उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई अप चली गई पिछले 2 साल की निस्बत, और स्पेशली 1 साल में जब बिजली की कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो गई। अभी जो यूनिट आम कंज्यूमर को जो है वो तकरीबन 65 से 90 रुपये तक जो है वो पड़ रहा है। तो पहले जो थे एक्सपोर्टर्स या जो लोग जो है वो प्रोडक्शन करते थे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ देते थे, फिर इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अब जो यहाँ पर हमारी लोकल चीज़ बन के आ रही है वो 1 साल में डबल से बढ़ गई है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे कंपटीशन में नहीं आ रही, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। और जो बाहर से इंपोर्ट होती थी उन पे जो है वो इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, रुपया डीवैल्यू हुआ, तो वो चीज़ जो है वो डबल से भी क्रॉस कर गई, जिसमें मतलब बच्चों के पैम्पर्स है या दूध है या इस तरह से प्लास्टिक की चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी मोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ ही इसमें मिला दिया जाता है। तो ये बड़ा मसला है। इसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो इकानमी होती है, जो हमारी मार्केट होती है बेसिकली, उस मार्केट में लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद कम होती चली गई, तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ी, ख़र्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो अभी देख लें कि सफ़र का एंड चल रहा है, रबीउल अव्वल में शादियों का सीज़न अरूज पे होगा, लेकिन मार्केटों में शॉपिंग के लिए अभी तक कोई बंदा नहीं आया। लोग शादियां तो करेंगे लेकिन जो अखराजात है वो खासे कम हो गए। ईदों पे हमने देखा था, दुकानदार बता रहे थे कि जो लोग पहले 2 सूट लेते थे वो 1 पे आ गए, जो 1 लेता था उसने नहीं लिया, बाकी फ्यूल प्राइसेस में चला जाता है। हाफ बजट नहीं, मुझे लगता है पूरी की पूरी एक बंदे की जो आम शहरी की तनख्वाह है ना वो सिर्फ बिल में जा रही है, बल्कि बिल जो है वो तनख्वाह से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है इसमें गुजारा करना।
एग्जैक्टली ये बात आपकी ठीक है। मैं फैमिली के बजट की बात कर रहा था। अगर एक मुलाजम की बात करें जिसकी तनख्वाह जो है वो 18-20 हज़ार है, अभी 32 हज़ार कई इदारों में नहीं मिल रही, तो उसके लिए फिर 18-20 हज़ार बिल ही आ गया, तो उसका तो वो कड़ाका निकल गया। लोगों ने वो मज़ाहिया मीम्स भी चलती रही हैं कि पैसे जोड़ के एसी लिया और फिर जो है वो बिल इतना आ गया कि एसी बेच के बिल पे किया। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। कर्ज उठा उठा के लोगों ने, जो गोल्ड की थोड़ी बहुत लोगों के पास सेविंग थी ना, छोटी मोटी बालियाँ या कांटे वगैरह होते हैं, ब्रेन्स होती हैं, वो सारी उन्होंने बेच दी है सिर्फ बिजली के बिल अदा करने के लिए। हुकूमत क्या चाहती है कि सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लोग कमाई शायरी वाले अमल से बाहर निकल आए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं ज़ीनत। एक तो ये है कि हमारे IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है और ये पिछले 30 सालों से हमारी मईशत को जो है वो एक तरह से दीमक की तरह चाट रहा है। और जब अमेरिका से एड मिलनी बंद हो गई तो ये ज़्यादा चीज़ें खुल के सामने आई। और अभी क्योंकि जो है वो हर तरफ से पाकिस्तान एक मुआशी शिकंजे में जकड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं कि जब मुकम्मल सब्सिडी आपको ख़त्म करनी पड़ रही है, तो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो है वो IPPs को पैसे देने के पाबंद है। जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उतने आपने पैसे देने, चाहे आप कंज्यूम करें या ना करें। अवैस रिपोर्टर है हमारा फेस्को का, बता रहा था कि पिछले बरस से इस बरस 1000 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो उसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। फिर फेस्को की जो रिकवरी है उसमें लॉस है 7%, जबकि जो केपको या दूसरी रिकवरीज़ हैं, दूसरी जो वापडा की एजेंसीज़ हैं, तो उनकी रिकवरी कई की तो 10 से 20% है सिर्फ। वो 80% लॉस भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है फेस्को को या इस्लामाबाद वालों को। जो बिल देते हैं उन्हें बिजली चोरी का लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें कैपेसिटी चार्जेस भी देने पड़ते हैं, उन्हें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी देनी पड़ती हैं। हर वो खर्चा जो हुकूमत उन पे डालती है उनको देना पड़ता है और उसमें फेस्को सरफराज है। ताहिर साहब, मैं इस हवाले से आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मईशत जो है वो किसी भी मुल्क में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि बिजली के बिल्स की नहीं बात कर लें, आम रूटीन की भी जो अशिया खुर्द नोश हैं, या फिर हमारी बिजली का, गैस का, हर तरह के पूरा लाइफ सर्कल जो है वो डिस्टर्ब इस टाइम हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है ना वो अपनी जान तक लेने पे आ गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी हिकमतें अमली हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए और कहाँ हम लैग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसमें देखें कि 75 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी मामलात में स्टेबिलिटी नहीं आई। हुकूमतें भी कोई अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर सकी। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के दो मसाइल हैं जिसकी वजह ये सारा, एक तो ये है कि करप्शन पाकिस्तान के हर अदारे के अंदर और हर फर्द के अंदर अच्छी बसी है। आप देखें ना, अभी ये पिछली जो गवर्नमेंट 16 माह मुकम्मल करके गई है, वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने IMF की शराइत पूरी कर दी, इतना लोन ले लिया। लेकिन ये बताया जाए कि उस लोन का पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। जब तक कोई इस तरह की हुकूमत नहीं आती, वो इस तरह की सलाहत नहीं करती कि ऐसा जो तबका है, हाँ वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, कि जिन्होंने पाकिस्तान से पैसे ले ले के बैरून मुमालिक में अपनी प्रॉपर्टीज़ ली हैं। ज़ाहिर है जो लोन IMF से या वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है तो वही तबका है जो मुराद याफ्ता तबका है, तो उन्होंने बैरून मुमालिक अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में तो सिर्फ भूख और फलास आता है। तो जब तक उनकी तमाम प्रॉपर्टी वो जब्त करके कोई ऐसी हुकूमत आ जाए तो वो पाकिस्तान का कर्जा ना उतार दे, पाकिस्तान की मीशत बेहतर नहीं हो सकती। और अभी आप देखें ये जो इकदाम अभी निगरान हुकूमत के दौर में किए जाए, हम स्मगलिंग रोक रहे हैं, हम बिजली चोरी रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे पहले वही लोग हैं ना जो अब रोक रहे हैं, वही बिजली चोरी करवा रहे थे, वही स्मगलिंग करवा रहे थे, उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मुलाजमिन तो वही है, उनका भी चेक किया जाए कि उन्होंने जो पिछले अरसे में बिजली चोरी करवाई है, स्मगलिंग करवाई है, बाकी काम करवाए हैं, उनके असासे कितने बड़े हैं, उनसे भी वो निकलवाए जाए, उनके भी कुछ सजा। दूसरा पाकिस्तान का बड़ा मसला बैड गवर्नेंस का। बाज़ का बैड गवर्नेंस की वजह से मसनूई महंगाई भी होती है, और जब तक वो गवर्नेंस का सिस्टम ही बेहतर हम नहीं करते तो उस वक्त तक ये पाकिस्तान का महंगाई का मसला और दूसरा मसला हल नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत आती है वो आते ही अवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए फौरी तौर पर कुछ इक़दाम करती है, लेकिन उसके बाद एज इट इज़ वही पुरानी रूटीन पे अवाम जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं और फिर अवाम को, आप देखें अभी कल आया है जी चीनी की कीमत जो है जी पंजाब गवर्नमेंट ने 140 रुपये मुकर्रर कर दी है। भाई अभी 2 महीने पहले तो चीनी की कीमत गवर्नमेंट सोच रही हो कि लोग चीनी कम खाएं, 90 रुपये थी, तो 90 रुपये से 200 रुपये तक गई है, तो अब आवाम को जी हम 140 रुपये देंगे। भाई 140 रुपये भी आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका पहले कुछ चीनी स्मगल हो गई, कुछ एक्सपोर्ट कर दी गई और अवाम बेचारे जो है वो उनका कोई परेशानी हाल नहीं है।
तो ये अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाए और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। बिल्कुल। और करप्शन की आपने बात की, तो करप्शन तभी ख़त्म होगी जब इस तरह का जो है निज़ाम जो है मुल्क में राइज किया जाएगा कि हर बंदे की ज़रूरत पूरी हो, उसको करप्शन करने की या कहीं पे भी कोई भी जो है ना उसको गलत काम करने की ज़रूरत पेश नहीं है। जैसे कि आपने भी बात की है, तो अब्दुर्रहमान इस पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों की खुद की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, असासे बाहर हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस सब में पिसती जो है वो आम आवाम है, आम शहरी है, जिसकी ज़िंदगी दिन ब दिन अजीरन से अजीरन होती जा रही है। जिन्हें देखिए, बाहर असासे बनाना या बाहर प्रॉपर्टी बनाना पाकिस्तानी कानून या आइन के मुताबिक तो मना नहीं है। देखिए, ये तो एक पॉपुलर थ्योरी होती है कि फ़लाँ के असासे ज़ब्त कर लो तो ये हो जाएगा मसला। देखें, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं या भुट्टोज़ फैमिली की बात कर लें, तो ये या तो ये कानून में हो ना कि आप बाहर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, असासे नहीं बना सकते, फिर तो वजह समझ आती है। बाकी यहाँ पर नैब बनी हुई है, FIA बनी हुई है, एंटी करप्शन बनी हुई है, इतनी एजेंसीज बनी हुई है। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको पकड़ा जाए। होता यूँ है कि यहाँ पर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वही लोग मुआहदा करके छुड़वा देते हैं। जैसे मियाँ साहब ने बात की है कि यहाँ पर फेस्को के वो लोग जो बिजली चोरी करवाते हैं, SDO या एक्सियन, उनके असासे देख लें तो वो अरबों रुपये के निकलेंगे और छोटे मोटे चोरों को पकड़ के फिर ये कंपेन 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा असल मसला है। ब्यूरोक्रेसी का देख लें कि डिप्टी कमिश्नर ने कोई एक जो है वो 2 नंबरी की होती है, उनको चेंज कर दिया जाता है, पीछे जो 2 नंबरी भी चल रही होती है तो उसको कोई नहीं पकड़ रहा होता है ना। जितने भी ये रजिस्ट्रियों में फ्रॉड आते हैं अरबों रुपए के, या इसी तरह से कई घपले, या किसी में तरक्याती प्रोजेक्ट में कभी नहीं सुना गया कि जो मुतलका इंजीनियर है या डिप्टी कमिश्नर है वो नैब ने पकड़ा हो ना, आज आके वो CM या PM तक जो है वो पकड़े जाते हैं। और वो भी इस वजह से पकड़े जाते हैं कि उनके साथ पॉलिटिकली डील की जाती है। देखिए, इमरान खान को अभी जो पकड़ा गया है, PTA चेयरमैन को, तो उसमें ज़्यादा मसला डील का है कि पॉलिटिकल डील उनके साथ हो जाए तो बस ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ को पकड़ा गया, सेम यही इशूज़ थे, बेनज़ीर के साथ भी यही इशूज़ रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली मसला है कि एहतसाब इसलिए नहीं होता कि वो जो है वो वाक़तन एहतसाब चाह रहे होते हैं, बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि हम हुकूमत करें और हमारे मुकाबले में कोई ना टिके। जो हमारे मुकाबले में आता है उसका एहतसाब हो, जो हमारे साथ हैं उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। PTA गवर्नमेंट में जितने भी चीनी के चोर थे वो सारे के सारे हुकूमत में थे। एक बंदे को साइड पे किया जहांगीर तरीन को तो बहरान आ गया चीनी का, और बाद में संभल नहीं सके। पेट्रोलियम मसनूआत का जो बहरान आया था, जिसमें कई दिनों का जो है वो शॉर्टफॉल रहा है पाकिस्तान पूरे में, पेट्रोल इन पैसों का भी मिल रहा था, महंगे दामों मिलता रहा, तो उसमें नदीम बाबर की कंपनी इन्वॉल्व थी। इसी तरह से जितने अद्वियात स्कैंडल थे, आमर कैनी मुलव्वस थे। तो ये हर हुकूमत के अपने मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया जाता है, कुछ देर में वो फिर दोबारा वापस आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे होते हैं। IPPs का जो स्कैंडल है, जिन लोगों ने, नवाज शरीफ ने या जो है वो पीपल्स पार्टी ने वो लगवाए हैं, कमीशन लिए हैं, तो अब वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने अपने सेनेटर्स भी बनाए हुए हैं। देखिए, होता क्या है, पार्लियामेंट जो है हमारी, वो आधी से ज़्यादा वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी टाइकून है। अब बड़े टाइकून तो अब असम्बली में जाते ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही बड़े मशहूर हो चुके हैं, लेकिन जो निस्बतन कम है वो असम्बली में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं। इसी तरह से जो है वो IPPs के लोग या जो पेट्रोलियम मसनूआत के जो सारा कारोबार होल्ड करते हैं, असद कैसर के बारे में कहा जाता है कि पूरे मुल्क में जो तंबाकू है वो होल्ड करते हैं। इसी तरह से कुछ उनके मिनिस्टर थे जो पूरी मुल्क से जो चोरी की गाड़ियाँ जाती हैं वो उनका कारोबार है। तो ये तो हमारा जो है वो अलमिया कि वो लोग जो प्रॉपर्टी चोर होते हैं या टैक्स चोर होते हैं या जो कब्ज़ा माफिया होते हैं, वो हमारे असम्बली में बैठे होते हैं जाके। फिर कानून कौन बनाएगा? आम बंदे पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारा निज़ाम घिसा पटा पार्लिमानी निज़ाम है, ये डिलीवर करने के काबिल नहीं है। इसमें कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आम बंदा जो है वो असम्बली में नहीं जा सकता। उसके पास ना पार्टी की टिकट होनी चाहिए, लीग, PTA या पीपल्स पार्टी, वो उनको टिकट देते हैं जो बंदे के पास पैसा खर्चने के लिए बहुत हो, 1 अरब रुपया लगा दे वो इलेक्शन जीत जाए, बस उन्हें ये चाहिए। वो कहाँ से आया है, वो उसकी रेपुटेशन क्या है, वो डिपेंड नहीं करता। आम जो कारकुन है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो लगा नहीं सकता। तो ये मसला है कि हम पार्लियामेंट में ही अपने बंदे जो बेचते हैं MPM में, वो आधे से ज़्यादा चोर होते हैं, कब्ज़ा माफिया होते हैं, 2 नंबर काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो उधर जाके सिर्फ अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह से जितने ऊपर मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो सारे के सारे उनकी एक चेन बनी होती है कि इन लोगों को, ये हमारी ATMs हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है।
तो जो नैब है या जो FIA है या एंटी करप्शन है, उसका काम होता है कि जो उनकी अपोजिशन कर रहे हैं उनको पकड़ना, बस उनकी जॉब जो ही वो हुकूमत बदलती है उनकी जॉब भी बदल जाती है। अब वो उनके लोगों को छोड़ के नए लोगों को पकड़ लेते हैं। अब जो PTI के खिलाफ हो रहा है, ये सारा कुछ PTI हुकूमत में इनके खिलाफ हुआ है, नवाज शरीफ दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ है, पीपल्स पार्टी दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ है, मुशर्रफ दौर में सभी के खिलाफ हुआ है। तो ये सारी वही जो गेम चेंज है, मतलब यही चेहरे वही बदलते रहते हैं, काम वही रहता है। जो भी गवर्नमेंट में होता है वो समझता है कि वो सबसे बेस्ट सर्व कर रहा है, लेकिन जो उसकी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, इख्तिलाफ रखना बहुत अच्छी बात है, इख्तिलाफ के लिए तनकीद करना भी बहुत अच्छी बात है, तनकीद होगी तो इस्लाह होगी, लेकिन तनकीद करने के बावजूद जब खुद की गवर्नमेंट आती है तो वही सारे काम जो है ना वो जो हुकूमत होती है वो खुद करती है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हुकूमत की क्या कारकर्दगी और उस सब में अवाम किस तरह से पिस रही है। एक आम आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा है, क्योंकि आम आदमी का जो मकसद हयात इस टाइम पे रह गया ना, वो सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों की तालीम पूरी कर ले, अपने घर का चूल्हा अच्छे से जला ले। और लेकिन आज के दौर में ये होता वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, और हम समझते हैं, और ये जो आम आदमी का दर्द है ना, ये आपके हमारे मसाइल एक जैसे ही हैं। और इसी हवाले से हम बात कर थे। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले तार साहब आपसे जानना चाह रही थी कि इख्तिलाफ करना अच्छी बात है, तनकीद हम बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब वो तनकीद हम पे खुद पे आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बर्दाश्त करना। तो हुकूमत पे भी जब तनकीद की जा रही है तो उनको लगता है सब ठीक है। जी, असल में तनकीद बराए इस्लाह हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर ये कल्चर है कि हम तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। हम जो है तनकीद बराए तनकीद करते हैं, और वही बात है कि जब ये नहीं देखते कि दूसरे पे जो तनकीद करते हैं इसमें हमारा दामन जो है उजला है या साफ़ है। और अक्सर यही होता है कि जो तनकीद कर रहे होते हैं उनका अपना दामन भी साफ़ नहीं होता, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर ये भी तासर जा रहा है कि जी यहाँ पे जमहूरी हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, उसकी और को डिलीवर नहीं कर सकी। ये सच भी है कि जमहूरी हुकूमतें भी डिलीवर नहीं कर सकी, और इसी वजह से अवाम मायूस होते हैं, और उसके बाद फिर आमरीत आ जाती है, फिर आमरीत का 5-10 साल दौर, और उसके बाद दोबारा फिर लोग बुनियादी तौर पे उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम लाइन की सियासी पार्टी, उनके अंदर खुद जमहूरियत नहीं है। आप पीपल्स पार्टी देख लें, भुट्टो खानदान निकाल दे तो पीपल्स पार्टी पीछे कुछ नहीं बचता, उसी के नाम पर वो पूरी सियासत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून देख लें, नवाज शरीफ फैमिली निकाल दे तो पीछे कुछ नहीं बचता, और दीगर छोटी छोटी पार्टियां अगर आप देख लें, महासभा एक जमात इस्लामी है कि जिसके अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी कुछ अवामी पॉलिसियाँ ऐसी नहीं है कि अवाम उसकी तरफ राग़िब हो सके। तो बाकी आप देखेंगे हमारे जो नेबर कंट्री हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी से हमारा बेपनाह इख्तलाफ है, लेकिन अपने मुल्क के लिए उसने जो डिलीवर किया है, जब ये पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो है इंपोर्ट बैन नहीं था, तो हमारा इंपोर्ट का बिजनेस है, हम इंडिया से तजारत उस वक्त करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे इस्लाहात नाफिज किया ना। जब मोदी गुजरात का वज़ीर आला था तो अहमदाबाद उनका एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बना, वहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ पे फैसिलिटेट किया, अमरात दी, उन्होंने गुड गवर्नेंस का कल्चर, मतलब उन्होंने, वो इंडिया वाले बताते थे कि अहमदाबाद को उन्होंने नो क्राइम जो जोन बना दिया वहाँ पे। ऐसे बांग्लादेश में भी ऐसे किया। तो अगर पाकिस्तान में भी अच्छा, अब जो मैं ये बात करता हूँ, अब कमान साहब की बात तो ठीक है कि ये नारा बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन आप देखें कि मोदी का या सीना वाजिद की बिरूने मुल्क कितनी प्रॉपर्टी है, और उनके पाकिस्तान के अंदर भी जब तक ये कानून साजी है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जब तक ये कानून साजी नहीं होती कि कोई भी बंदा सरकारी ओहदे के दौरान अपनी गैर मुल्की प्रॉपर्टी बना सकता, कोई बंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, उसकी ड्यूअल नेशनैलिटी है या बिरूने मुल्क प्रॉपर्टी। जब ये आप इसका कानून साजी करेंगे तो तब जाके पाकिस्तान तरक्की करेंगे, वरना मुझे पता है कि यहाँ पे SHO लेवल के जो बंदे हैं उन्होंने अपनी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और वो दौरान सर्विस ही उनकी कोशिश होती है कि अपनी जो है नेशनैलिटी बाहर की ले लें, ताकि जैसे ही यहाँ से नौकरी ख़त्म हो बाहर जाके अपने बच्चों को, अपने कारोबार को अपने सेट कर लें। तो ये करप्शन का एक बड़ा ज़रिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम पाकिस्तान को करप्शन से पाक नहीं करते, गुड गवर्नेंस हम नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की भी नहीं कर सकता और आवाम को रिलीफ भी नहीं मिल सकता।
बिल्कुल, आपने सही बात की है। करप्शन की हम बात करते हैं, बहुत सारे मसाइल की बात करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो आजकल सारे हालात चल रहे हैं, करप्शन का रोना तो हर बंदा रोता है, लेकिन करप्शन से पाकिस्तान को पाक कैसे किया जा सकता है? अब्दुल रहमान, आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली करप्शन या जो मेरिट पे अमल दरामद ना होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्या होता है कि यहाँ पर करप्शन ख़त्म कौन करेगा? कि लोग, हमारे ही लोग चले जाते हैं ना इसमें। अब सिफारिशें चलती हैं या हुकूमत का हम समझते हैं कि अगर शिकंजा सख्त हो या कानून पर अमल दरामद हो जाए तो करप्शन नहीं होगी। अब होता यूँ है कि जो लोग वोट लेकर असम्बली में जाते हैं वो बेसिकली पूरी आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे होते। एक MPA वोट लेता है ना 1 लाख, उसके मुखालिफ जो वोट है वो 1.5 लाख पड़ा होता है। तो वो तो खुद ही जो कोई सच एक अच्छे तरीके से नहीं आया, किसी न किसी 2 नंबरी से आया होता है। तो अब उसका चेक एंड बैलेंस क्या हो सकता है? यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो जब इत्तेहाद करते हैं तो वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको कोई भी छेड़ने वाला यहाँ नहीं रहता। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरी लगता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। अब यहाँ पर जब भी कोई करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलती हैं तो आज आके चंद क्लर्क उठा लिए जाते हैं या एंटी करप्शन कुछ लोगों को रिश्वत देते हुए पुलिस वालों को पकड़ लेती है और बस वो कंपेन ख़त्म हो जाती है। ये अगर यूरोप की, अमेरिका की मिसाल दे लें तो वहाँ पर कई 100 सालों में जाके जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं, फिर चीज़ें बेहतर हुई हैं। उसमें एक पब्लिक का मजाज भी है कि जो लोग जो है वो करप्शन जो है वो ऑफ़र ही नहीं करते ना, पैसे या रिश्वत ऑफ़र नहीं करते या लेते नहीं हैं। यहाँ का कल्चर ये है कि एक काम है किसी पटवारी के साथ या किसी के सरकारी मुलाजिम के साथ। एक चीज़ मशहूर है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो तनख्वाह लेता है ना, वो सिर्फ दफ्तर आने के लिए लेता है, काम करने के वो पैसे लेता है लोगों से, हर सरकारी मुलाजिम। और यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे फिर कसूर जो है वो लोगों का भी है ना, कि अपना काम निकलवाने के लिए आप उनको एक गलत रास्ते की तरफ ले जाते हो, उससे बाकी बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते हैं या उनकी इतनी मतलब वो हैसियत नहीं है, आम शहरी के लिए भी बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है अपना काम करवाना। देखिए, मसला ये है ना कि आप किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपका काम नहीं होता और वो अफसर जानबूझ के नहीं कर रहा होता, अफसर मौजूद नहीं होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिसाल देता हूँ, वहाँ पे ADCR मौजूद नहीं होगा, कभी भी नहीं बैठा अपनी सीट पे, सब रजिस्ट्रार नहीं बैठते। वो क्या करते हैं, अपने घरों में बैठे होते हैं, वहाँ पर जो उनके मुलाजम है वो रजिस्ट्रियाँ लेके आ जाते हैं और वो पैसे लेके साइन कर देते हैं। जिनके पैसे आ गए हैं उनके साइन हो जाते हैं, जिनके पैसे नहीं आते उनके साइन नहीं होते। सरकारी मुलाजिम के पास आप काम के लिए जाते हैं, आप उसके हेड को बताते हैं, काम नहीं होता। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप किसी फोरम पे उसके खिलाफ दरख्वास्त दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान ने एक सिटीज़न पोर्टल बनाया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत 4 दिन हुआ बस। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास इसके अलावा कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कहाँ पे एप्लीकेशन दें कि आपका जो काम भी हो जाए और वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। यहाँ पे ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है। यहाँ पर जो सबसे अहम जिन लोगों के पास काम पड़ते हैं, देखें थाना कचहरी है, वहाँ पर SHO होता है और मुंशी होता है। वो दुनिया जहान की सिफारिशें लड़वा लें, वो पैसों के बगैर काम नहीं करेंगे। लोगों का पटवारी के पास काम जाता है, वो काम नहीं करेंगे बगैर पैसे के। और ये दोनों उहदों पे जाने के लिए बंदे पैसे दे के लगते हैं। इसी तरह से अब इससे एक स्टेप आगे आ जाए, किसी महकमे के क्लर्क के पास आपका काम जाता है, वो पैसों के बगैर काम नहीं करेगा और ये हेड से लेके नीचे तक सभी को पता है कि वो काम नहीं कर रहा। इसी तरह से उससे आगे स्टेप पे आ जाएंगे 17 स्केल ऑफिसर के साथ, उसका उतना ही रेट ज़्यादा जो है वो बुलंद होगा। तो अब कोई ऐसा महकमा नहीं बचा सरकारी जहाँ पर पैसों के बगैर काम ना होता हो। अभी एक प्राइवेट बैंक का चक्कर जो है वो चल रहा है, बैंक अल हबीब, उसका मैनेजर पैसे लेके भाग गया है कोई 1 अरब के करीब। तो ये तो सारे मामले बने हुए हैं कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सरकार का तो जो है ही नहीं है ना, प्राइवेट बैंकों का या प्राइवेट अदारों का भी नहीं रहा उस तरह से। प्राइवेट अदारों में भी लोग काम के लिए जो है वो अच्छी भली ख्वारी का सामना करते हैं। यहाँ पर पब्लिक के पास, साइल के पास या जो एंड कंज्यूमर है उसके पास अपनी शिकायत कहने के लिए कंज्यूमर कोर्ट है, जहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, कंपनी ने ये चीज़ नहीं डिलीवर की,
वहाँ पर जो जज साहब हैं वो ही कभी कभार आते हैं, वहाँ पर जो फैसला होने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। जैसे आपने बात की कि सिटीजन पोर्टल की, यहाँ पे एटलीस्ट एक गवर्नमेंट ऐसी आई जिसने कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव किया, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाना हो, चाहे सिटीजन पोर्टल की हम बात कर लें। लेकिन क्योंकि ये साल से एक निज़ाम चलता आ रहा है जो बहुत खस्ता हाली का शिकार है, और अब आके तो माजरत के साथ बहुत ही हालात मुश्किल और बुरे हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम डाली जाती है। एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत ने स्टार्ट किए थे उनको बेहतर बना के आगे लेके चलने की बजाय उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया, और किसी के पास कोई भी अप्रोच नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। आम आवाम के पास जो है ना वो इतनी रसाई नहीं है कि वो अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो उसकी कंप्लेन अगर करनी है तो कहीं जाके कर सके। इस हवाले से आप क्या कहेंगे ताहिर साहब? ये मैं ये समझता हूँ कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। असल में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल का हल है ना, जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत का ही तसलसल है, और ये जो करप्शन कंपनी हो रही उसमें मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर जो शऊर की कमी है ना जी, अवाम के अंदर जब शऊर आएगा तो तब, क्योंकि अवाम के अंदर शऊर आए, उनके जब नुमाइंदे उनके पास वोट मांगने आए तो उनसे पूछें कि जी आपके पास जो इतने सस्ता जात है, इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, इतना घर आया, तो आप हमारे सामने रहते हैं, आपका इतना बिजनेस तो है नहीं, आप के पास कहाँ से आ गए? और जो ऐसे लोग कि जिनके पास नाजायज़ आमदनी की वजह से उन्होंने अपने इतने असासाजात बनाए हैं, अगर जमहूरी का तसलसल चले या बाप के अंदर शऊर आ जाए और वो उन लोगों को रिजेक्ट करें और ऐसे लोगों को जो ईमानदार लोग हैं उनको लेके आगे आए, और ये ना सोचें कि हमने सिर्फ बड़ी गाड़ी वाले को या अरबपति को वोट देना, बल्कि ये सोचें कि हमने एक ऑनेस्ट और ईमानदार बंदे को जो डिलीवर कर सके और हमारा जो अमानतें हैं उनका सही हिफाजत कर सके, उसको आगे लेके आना। जब ऐसे लोग आगे आएंगे तो फिर कानून साजी भी होगी, वो ब्यूरोक्रेसी को भी लगाम डालेंगे, वो बाकी मामला भी सीधे करेंगे। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि हमारे जो बाज़ अदारों की सियासत के अंदर मुदाखलत है और वो सियासतदानों को जो है वो मैनेज करते हैं, सियासत को मैनेज करते हैं और देखते हैं कि इस बंदे को जीतना चाहिए, इसको हारना चाहिए, और नए नए तजर्बात होते हैं, उससे भी थोड़ा सा हमारे जो है ना करप्ट सियासतदानों को मौका मिलता आगे आने का। अगर सियासत को मुदाखलत से फ्री कर दिया जाए तो आप देखेंगे जैसे यूरोप के अंदर जमहूरियत ने डिलीवर किया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सियासी पार्टियों के अंदर भी जो जमहूरियत आ जाएगी और सियासी लोग भी अच्छे आ जाएंगे और आवाम को भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो मामला आते हैं उसी वक्त सीधे हो सकते हैं कि जब अच्छे लोग आगे आ जाए, ईमानदार की आदत आ जाए, वरना जितने मर्जी हम तजर्बात कर लें, जो मर्जी कर लें, वो ये बात अब्दुर्रहमान की बिल्कुल दुरुस्त है कि अब हालात वाक़ता ये है। हम चूँकि मैं एक बल्दियाती नुमाइंदे के तौर पर मुख्तलिफ इदारों में जाना होता है, एक स्टेज थी कि जब सरकारी जो मुलाजम था वो पैसे लेता था तो छुप छुपा के लेता था, अपने दफ्तर के अंदर ही लेता था। तो अब ये नौबत आ गई है कि सरकारी मुलाजम बिल्कुल दफ्तर के अंदर पैसे मांगता है और फिर वो बारगेनिंग करता है। पहले जितने पैसे उसको देते थे वो आराम से जेब में डाल लेता था गिनती के बगैर, अब वो गिनती करता है और कहता नहीं थोड़े हैं, आपका काम जो है वो ज़्यादा पैसों का, मुझे ज़्यादा पैसे दे। ये है, कोई डर खौफ नहीं है, कोई बात, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैसे वो ले रहा है ऊपर तक हिस्सा जाता है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ के तसल्सल के साथ इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन तसल्सल के साथ, और बिल्कुल सियासतदानों को आज़ादाना तौर पे पॉलिसीज़ बनाने दी जाए, और जो डिलीवर करे अवाम उनको दोबारा लेके आए, जो डिलीवर ना करे अवाम ना लेके आए, तो आप देखेंगे गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी और करप्शन भी ग्रेजुअली, एकदम तो नहीं हो सकती लेकिन ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगी और हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल हैं और वैसे भी कहते हैं कि जैसी आवाम हो वैसे ही हुक्मरान होते हैं, और अगर आज मुल्क इस तबाही के दहाने पे खड़ा है और इतनी मुश्किलात हमें ख़ुद को सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि अवाम का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो किरदार ऐसा रहा है कि हमने जो है वो हुकूमत को या सरकारी अहदान को ये मौका दिया है कि वो हमारे साथ जो है वो इस तरह का रवैया रखें। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट break. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। महंगाई का जो तूफ़ान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सियासत का बहुत बुरा हाल है, आम आवाम के लिए जो हालात हैं वो बड़े मुश्किल हैं और सियासतदानों के लिए भी बड़े मुश्किल हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान, यहाँ पे ना मेरे एक माइंड में सवाल आया है कि हम हमेशा से ये बच्चों को कहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सुना है कि ये बच्चा जो है ये पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिशियन बनेगा। तो क्या मतलब ये कोई बहुत ही गलत चीज़ है या क्या इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू है? कभी भी ये बात सुनने में नहीं आई है।
देखिए जी, ये हमारे अजीबोगरीब तस्वर है कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। कभी भी आपने ये भी नहीं सुना होगा बच्चों से कि वो फायर ब्रिगेड में जाएगा। कभी भी नहीं कोई बच्चा कहेगा कि वो एक जो है वो अच्छा शॉपकीपर बनेगा। तो इसी तरह से वो ये भी नहीं सोचते कि वो पॉलिटिशियन बनेंगे। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का बच्चा ही पॉलिटिशियन बनता है। यहाँ पर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है। ये सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि यहाँ पर किसी और के लिए इसमें एक्सेस नहीं है। 21 साल का बच्चा भी जो है वो आके हाँ, वो अच्छे ओहदे पे नाफिज हो जाता है, चाहे उसको कुछ भी पता नहीं है सियासत के बारे में। देखिए, ये एक बार मिफ्ता ने आर्टिकल लिखा था इस पे कि ये जितने भी लोग इस टाइम अदलिया में हैं, जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, मुल्क चला रहे हैं, सारे के सारे बड़े ओहदों पे हैं, वो सारे के सारे HESN से 90%, या कराची ग्रामर स्कूल से 10% लोग जो कराची से आते हैं। बस वो सारे लम्स यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, HESN में पढ़े होते हैं, एक दूसरे के क्लास फेलो होते हैं, एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर कोई 10% लोग बाहर से आ भी जाएं तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक दूसरे के क्लास फेलोज़ हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये 3 नस्लों से कमिश्नर चले आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर चले आ रहे हैं, उनके बेटे आगे से जो है वो अफसर बनते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो इसके अलावा सोच ही नहीं पाता कि वो उसके लिए सबसे बड़ी जॉब जो है वो डॉक्टर है या इंजीनियर है। बस 2 ही चीज़ें हैं। उसके अलावा उसको किसी में चाम नज़र नहीं आता, ना उसको उसकी फैमिली को उसके जेनेटिक्स में शामिल है कि उसको अंदाज़ा है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, नवाज शरीफ को जब मौका मिला उन्होंने अपने भाई को शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया। जब वो नाअहल हुए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना। जब शहबाज शरीफ को मौका बना किसी को CM बनाने का, उन्होंने अपने बेटे हमज़ा को बनाया। सेम सूरत हाल बिलावल की है, सेम सूरत हाल दूसरी तमाम जितनी भी अभी भी अगर मौका मिलेगा तो वो मरीम नवाज़ बनेगी। आम जो बंदे हैं वो उनकी खिदमत गुजार ही रहेंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह खान है, या ख्वाजा आसफ है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, या निसार अली खान को 7-8 दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, वो कभी भी जो है वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। शेख रशीद कितनी दफ़ा MNA रहा है, वो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। बनेगा वही जो उस लिमिटेड खानदान वो से। पंजाबी की एक कहावत है ना, नौकर की तो नखरा की। तो जो आपको बता दिया गया, आगे आगे जो है अपनी फैमिली में चाहे वो बच्चा उस चीज़ को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, या उसमें तजर्बे का तो कहीं पे भी नामो निशानी। ये मैं सेम सवाल आपसे भी करना चाहती हूँ कि आपकी सीट पे आपका जो अथॉरिटी है कितना प्रेशर रहता है? जी देखिए, हम चूँकि एक महल्ले की सियासत करते हैं तो हमारे यहाँ तो आम लोगों की एक्सेस बड़ी इजी है। तो लोग जो है वो अक्सर MNA MPA के घरों में नहीं जाते। वो उनको अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे इलाके का जो MNA MPA है वो कहाँ पे रहता है, और लोगों को नाम भी नहीं पता होता। लोगों ने सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की होती है, ये पता होता है अपने PTI को वोट दिया या नवाज शरीफ को दिया या इमरान खान को दिया, ये नहीं पता। अच्छा, लेकिन हम जो बलदियाती इलेक्शन में सियासत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, चेयरमैन नाज़िम रहे हैं, तो हमारे नाम से हर गली का हर फर्द, हर औरत मर्द वाकफ़ होता है, उनको घर का भी पता होता है। तो लोगों का छोटा सा भी मसला बनता है तो वो रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे हमारा दरवाज़ा नॉक करने में हिचकिचाते नहीं हैं। और फिर ये भी लोग नहीं सोचते हैं कि ये जो मसला इसके पास लेके जा रहे हैं तो ये हल भी करवा सकते हैं नहीं। बाज़ को तो ऐसे मसले लेके आते हैं हमारे पास जो एक MNA MPA भी हल नहीं करवा सकता। लेकिन चूँकि लोग बेचारे अदारे काम नहीं करते, वासा है, उसके बाद सुई गैस है, वापडा है, और जो सॉल्ट वेस्ट है, कॉरपोरेशन, FDA है, वो सारे अदारे जैसे अब्दुर्रहमान ने बताया कि जितने भी सरकारी मुलाजिम वो समझते हैं कि चूँकि हम बहुत काबिल थे, उस बुनियाद पे गवर्नमेंट ने हमें जॉब दी है, अब किसी का काम करेंगे तो वो हमें पैसे देगा तो हम उसका काम कर रहे हैं। वरना ठीक है, हम बैठे हैं यहाँ पे, आए अखबार पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, चाय का कप पिएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। तो इसलिए वो बेचारे फिर छोटे से छोटा काम लेके बड़ा से बड़ा काम लेके हमारे पास आते हैं, और यही हमारी सर्विसेज होती है कि हम उनको कम से कम बिठाएं, बड़ी इज्जत के साथ बिठाते हैं, उनको एंटरटेन देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको समझाते हैं खिदमत करने का, लोगों को रिलीफ देना, और उससे मैं समझता हूँ कि उसका अल्लाह ताला फिर उसको मुख्तलिफ शक्लों में रिवार्ड भी देता है। रिज़्क़ भी उसके अंदर फरावानी आ जाती है, औलाद भी उसकी जो है वो बेहतर जगह पे पहुँच, अगर बंदा ईमानदारी के साथ करे। और अगर बंदा इसको अपना रोज़गार का जरिया बना ले
अगर इसको आप करप्शन का जरिया बना ले, अपना कारोबार बना ले, तो इससे फिर बदतर सूरत हाल नहीं है। वही ना कि जिसके पास अथॉरिटी है वो कह रहा है कि जितना टनोर मेरा है उसमें जितना मैं खुद के लिए कर सकता हूँ वो मैं सब चीज़ें करूँ। अभी बात इलेक्शन की हो रही थी तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि एक बंदा, जैसे आपने भी बात की कि पीटीआई को जो है सपोर्ट कर रहा है या पीएमएलएन का जो है वो सपोर्टर है, लेकिन उसके इलाके का जो बंदा है, जो नाजिम है, वो काम करने वाला, वो हो सकता है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो बंदा है वो पीटीआई का वो अच्छे से एक्सेल नहीं कर रहा। तो इस सारी सूरत हाल में फिर हमें सिर्फ पार्टी को देखना चाहिए, उस नुमाइंदे को देखना चाहिए? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्दुर्रहमान, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये अवाम के लिए बड़ी दफ़ा सामने आता है, स्पेशली 2018 में भी सामने आया था कि यहाँ पर बंदों को देखें या पार्टी को देखें, तो ये दोनों चीज़ें ही देखें लाजमो मलजूम है। बंदा भी देखना चाहिए, पार्टी भी देखनी चाहिए कि हमारे जो हल्के में पार्टी ने जो हमारे लिए जो बंदा इधर जिसको टिकट दिया है वो कैसा है, उसकी रेपुटेशन देख के उसको वोट दें। चाहे देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि कई लोग इसी तरह से करते हैं कि एक एमपी किसी पार्टी का, मैंने किसी का, क्योंकि वो उनके इलाके के लिए अच्छा होता है। ताहम ज़्यादा लोग शहरी इलाकों में ज़्यादा लोग पार्टी बेस पे वोट डालते हैं, मतलब उनको इससे गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ किसको टिकट देते हैं, पीपल्स पार्टी का टिकट किसके पास है, उन्होंने सिर्फ बल्ले पे मोहर लगानी है, शेर पे लगानी या तीर पे मोहर लगानी है, बस उनके सामने निशान है, उन्होंने वो लगा देना। तो ज़्यादा लोग ऐसे सोचते हैं शहर में, स्पेशली गांव देहात में लोग जो है वो बंदा देखते हैं, वो पार्टी नहीं देखते हैं ना, वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनको देख के वोट डाला जाता है। तो ये बेसिकली मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स ही हैं जो हमारी सियासत पे जो है वो बदनुमा दाग बने हुए हैं। जो बडेरे हैं या जो बडेरा कल्चर उन्होंने उधर बनाया हुआ है, तो वो उधर से हारते नहीं हैं। उनका सिस्टम इतना मजबूत है, उनके पास इतना पैसा है, ब्लैक मनी है कि वो हारने का जो है वो तसव्वुर नहीं है। मतलब हर किसी के माइंड में जो सियासत का है या इलेक्शन का, हालांकि वोट एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको यूज़ करके अवाम कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब भी वो इलेक्शन का दौर आता है ना, तो वो लोग चंद हज़ार रुपये पे, चंद हज़ार तो नहीं, चंद 100 रुपये पे मैं कहती हूँ कि वो अपना वोट कास्ट कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा माइशत के हवाले से अगर बात करें तो फैसलाबाद एक क्योंकि टेक्सटाइल सिटी है, ठीक है, और आजकल जो हालात सारे चल रहे हैं उसका बहुत असर जो है वो माइशत पे बहुत कंट्रीब्यूशन रहती है पूरी मुल्क की माइशत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो तो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से खासे बुरे हैं। पहले जब कोरोना आया था तो उस वक्त हालात खासे ख़राब हुए थे, इंडस्ट्री बंद हुई थी और बड़ा इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद खुशकिस्मती से और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने भी उस वक्त ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि बिजली के रेट फिक्स कर दिए, उस वजह से इंडस्ट्री दोबारा ग्रो कर गई, स्पेशली एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री। चूँकि फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है और मेरा बिज़नेस भी उससे रिलेटेड है, तो लेकिन अभी जो पिछला 1.5-2 साल गुजरे हैं इसमें तो वो पहले गवर्नमेंट ने बिजली के जो रेट थे 20 रुपये पे फिक्स किया हुआ था, उस पर इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा था। अब वो बिजली का रेट जो है 60 रुपये और 65 रुपये हो गया पर यूनिट, जिस वजह से कास्ट जो है खासी बढ़ गई है। और लोकल इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल की है वो तो तकरीबन 60 से 70% बंद हो गई है। और सिर्फ बंद नहीं हुई बल्कि लोगों ने उसकी जो मशीनरी थी वो भी स्क्रैप के भाव फरोख्त कर दिए और बिल्कुल वो उनके बड़े बड़े खाते जो हैं वो खाली पड़े हैं और उनको रेंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री थी हमारी वो भी आप समझ लें कि जिसके आप 24 आवर उसकी चलती थी, अब कोई किसी 2 शिफ्टें चल रही हैं, किसी की 1 शिफ्ट चल रही है दिन के अंदर, वो भी खासा चूँकि कास्ट बड़ी बढ़ गई है। और उस वजह से जो हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश और फिर इंडिया, उनके मतलब उतार चढ़ाव जो है वो डायरेक्टली हर इंडस्ट्री पे आ रहा है, चाहे वो टेक्सटाइल की है, चाहे वो आम शहरी कोई दिहाड़ीदार है, कुछ भी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। फिटनेस की बात करें तो फिट रहना, खूबसूरत नज़र आना किससे पसंद नहीं, और आज का जो दौर है उसमें हर बंदा चाहता है वो बहुत स्लिम स्मार्ट हो, क्योंकि अच्छा आपका डाइट होगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप हेल्दी तौर पे भी बच सकते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन से आप दूर रह सकते हैं। और इस सब में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारा योगा या हमारे फिटनेस ट्रेनर जो है ना, वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये होता था कि जो
लोग टीवी पे नजर आ रहे हैं ग्लैमरस की दुनिया से जिनका ताल्लुक है, वही सिर्फ जो है वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे, लेकिन आजकल हर आम खास इंसान जो है वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है। किसी को अच्छा नजर आना जो है वो पसंद है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, तो आप हर तरह का जो है आउटफिट उसको कैरी कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपकी अपीयरेंस जो है वो कहीं पे भी आप जाते हो तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसी हवाले से हर बंदा जानना चाहता है कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करें, वो कौन से ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करने से आप बहुत ही कम टाइम में जो है वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। और ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है, इस सब रूटीन से आपके बाल अच्छे होते हैं, आप ओवरऑल आपकी सर से पैरों तक जो पर्सनैलिटी है ना वो निखर जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाता है। आप कम भी बात करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। फिटनेस के हवाले से बहुत सारे सवाल हमेशा से हमारे माइंड में रहते हैं। मेरे पर्सनली खुद भी बहुत सारे माइंड में ऐसे सवाल हैं, क्योंकि मैं खुद भी कभी जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एकदम से गिर जाता है तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि ऐसी कौन सी रूटीन है जिसको फॉलो करूँ। और साथ ही साथ मेरे हल्का अहबाब है, मेरी दोस्ती भी कुछ हैं, और आई एम श्योर कि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है वो भी ज़रूर जानना चाहेगी कि वैसे कौन से हैबिट्स हैं जिनको हम डेवलप करके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पे डिटेल से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवाज़ बाजवा, इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं योगा एक्सपर्ट योगी नईम। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। आपको पता है कि आज का दौर जो है उसमें सबको फिट रहना जो है ना वो कंपलसरी हो गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितनी ज़्यादा इसमें रेस लगी हुई है, ख़वातीन की कितनी ज़्यादा जो है तादाद है, मर्द हजरात की, तो क्या दिन ब दिन कौन सी ऐसी आपके लिए जो है वो आप देखते हैं कि ज़्यादा आपके पास कौन से आते हैं ट्रेनर जो आपसे फिटनेस टिप्स लेना चाहते हैं, या कितना मसरूफ़ कर दिया लोगों ने आपको? ट्रेनर्स तो खुद ट्रेनर्स होते हैं, हमारे पास मेंबर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, इनकी डे टू डे मसरूफियात ऐसी हैं कि वो अपनी पर्सनल हेल्थ को जो है नेगलेक्ट कर देते हैं। जॉब है किसी की ऐसी, या बिजनेस ऐसा है, या घर की रूटीन ऐसी है, तो जिसकी वजह से वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर आप 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपको सेहतमंद रहने का कोई हक़ नहीं। हदीस भी है कि तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक़ है, तो जिसका जो हक़ है उसको देना चाहिए। तो अगर आप फिट रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल गुजारेंगे, डिसिप्लिन वे में खाएंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से जागेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के उसको देंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है आपके हक़ में अच्छे होगा। आपके वर्क आवर्स बेहतर हो जाएंगे, आपके स्लीप आवर्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, आपके मूड स्विंग्स कम होंगे, मूड अच्छा रहेगा, एंजाइटी डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आपने चलना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ज़िंदगी अनफिट रह के, पेन में रह के, एंजाइटी डिप्रेशन में रह के गुजारनी है, या एक हेल्दी वे में, नेचुरल वे में, गुड वे में गुजारनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चॉइस इज योर, दोनों रास्ते आपके पास। हमारे पास जो भी लोग आते हैं तो हम मोटिवेट करते हैं। हर बंदे का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का सीखने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो किसी पे आपको थोड़ा टाइम लगता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बॉडी पे भी बड़ा वेरीफाई करता है, किसी की बॉडी बहुत जल्दी जो है अगर वेट गेन करना है या रिड्यूस करना है तो बहुत अच्छे उस पर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। बेसिकली 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। जो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी खाएं तो वो मोटे नहीं होते, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इतना फास्ट होता है। और कुछ लोग बहुत थोड़ा भी खाएं तो वो बहुत हेल्दी होते हैं, जिसे वो कहते हैं पानी में लगता है। और कुछ हम जैसे होते हैं जिनको हवा भी लगती है तो वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसी। और तीसरी टाइप होती है कि जो अच्छा खाएंगे तो अच्छा नजर आएंगे, बुरा खाएंगे तो बुरा नजर आएंगे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, तो उस हिसाब से उसको ट्रेन करना पड़ता है। अब हर बंदे को आप बहुत इंटेंसिव किस्म का वर्कआउट भी नहीं करवा सकते। एक 18 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट है, एक्शन रिएक्शन उसके डिफरेंट है, अडॉप्टेशन उसकी डिफरेंट है। और एक 40 साल का या 50 साल का मर्द या औरत है, उसकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल वो नहीं है, तो उसको आपने उस तरीके से डील नहीं करना, उसको उसके तरीके पे आके, उसके लेवल पे आके आपने उसको डील करना। तो हर बंदे की नीड्स डिफरेंट है। कुछ लोग जिम में आते हैं उनको सिर्फ मसल बनाने हैं, कुछ लोग आते हैं उनको सिर्फ फिटनेस चाहिए, कुछ को सिर्फ एक्टिविटी चाहिए कि टाइम पास करना है, कुछ को एंड्योरेंस चाहिए, किसी को कार्डियोवास्कुलर चाहिए, किसी को स्टेमिना चाहिए। तो जो गोल है हर बंदे का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस तरह बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। कुछ लोग अपने गोल्स जो आम लोग 6 महीने में अचीव करते हैं वो 3 महीने में कर लेते हैं। वो डेडिकेटेड ज़्यादा होते हैं, मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्कर ज़्यादा होते हैं, उनकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, वो डिसिप्लिन अच्छा रहते हैं। तो मसला वहाँ पे होता है कि आप घंटा डेढ़ जैसे बंदे को ज़ोर ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके वर्कआउट तो करवा लेते हैं,
23 घंटे जहाँ पे उसने अकेले रहना, इशू वहाँ पे होना। आपने वहाँ पे 500 कैलोरी सपोज बर्न की, नीचे उतरे, पिज़्ज़ा खाया, कोक खाई, इधर उधर किया कि आज मैंने वर्कआउट किया और 2000 कैलोरीज का इंटेक कर लिया, 1500 तो फिर आप सरप्लस में चले गए। तो वेट डिक्रीज होने की बजाय जो है इंक्रीज होना शुरू करता है। लोग कहते हैं जी जिम ठीक नहीं है, वेट बढ़ना शुरू हो गया मेरा। तो ये चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपको अपने क्लाइंट की साइकी के हिसाब से कि इसको मैंने कैसे लेके चलना। वही ना, कुछ दिन पहले की जो आपने बात की है कि इनटेक करने की कैलोरीज, तो इसी तरह से खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मेरी इसी तरह से एक फ्रेंड है, जिम से वापस आई और आते हुए फास्ट फूड लेके आई, तो क्या ही फायदा आपका जिम में जाने का। तो मैं आपसे भी योगी पूछना चाहती हूँ कि जो योगा है वो लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में कितना इम्पोर्टेंट है? बहन, जैसे फिटनेस की बात हो तो योगा इस टाइम दुनिया में जो नंबर 1 जो एक फिटनेस के लिए आर्ट है वो योगा है। कदीम तरीका इलाज है, लेकिन इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज के दौर में इंसान ने अपने आप को बंद कर लिया, बंद बिल्डिंग्स में, बंद कमरों में बंद कर लिया और ऑक्सीजन से दूर हो गया। इंसानी जिस्म का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है, और योगा फोकस करता है आपकी ब्रीदिंग पे, आपको इनहेल एक्सेल पे लेके जाता है। आपको हर वर्कआउट जो भी करना है आपने उसमें इनहेल एक्सेल लाजमी शामिल करता है। और जैसे हम खाने पीने को तो हम ज़िंदगी समझते हैं कि हम इससे ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सांस, जो असल आपकी ऑक्सीजन जो फ्यूल है उसको भूल चुके हैं। लंबा गहरा सांस लेने का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल भी सांस लेना कोई कोशिश भी नहीं करता। और बल्कि होता ये कि ऑटो मशीन है तो खुद ब खुद जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एक लंबी गहरी सांस आती है। दिन भर आप जब थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, तो 3-4 दफ़ा दिन में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब आपको एक लंबी गहरी सांस आती है। तो जिस्म तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अगर हम डीप ब्रीदिंग की तरफ आ जाएं, अपनी सांसों को बहाल कर लें और अपने साथ अटैच हो जाएं। हम अपने से बिछड़े हुए हैं आज के दौर में। हम फिज़िकली जहाँ मौजूद हैं मेंटली मौजूद नहीं हैं। मेंटली या पास्ट में है या फ्यूचर में है, और पास्ट और फ्यूचर ये दोनों बहुत बड़ी बीमारियां आज के दौर में। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, जितने साइको इशू हैं और जितने ये प्रॉब्लम्स बीमारियां भी चल रही हैं जिस्म के अंदर, ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर इशू हैं। क्योंकि योगा एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, जब आप प्रॉपरली रेगुलर करते रहते हो तो आप बहुत सारी मेडिसिन से भी दूर हो जाते हो। जी, सॉफ्टवेयर इशू इसलिए है कि आपका ब्रेन पूरी तरह अटेंड नहीं कर रहा आपके ऑर्गन्स को, पूरी तरह अटेंड नहीं कर रहा। हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइड हो चुका है, या पास्ट में है या फ्यूचर में। पास्ट डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है, जिससे फिर आपके ऑर्गन्स की जो है वो जो परफॉर्मेंस है वो लो होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पूरा है तो आपकी ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं है तो ब्लड फ्लो आपका वीक होगा, जिससे आपकी स्टिफनेस आएगी बॉडी में, और स्टिफनेस ही बुढ़ापा है। फ्लेक्सिबिलिटी जवानी है। जितने आप फ्लेक्सिबल हैं, एज का जो आपके जो डिजिट है, ये एक आपका डिजिट है, इसमें आपकी कोई वो नहीं कि आप 20 साल के हैं, 20 साल के हैं तो आप अगर स्टिफ हैं तो आप बूढ़े हैं। अगर आप 80 साल के हैं और आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप जवान हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंसान की जवानी है। अगर आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे बॉडी की किसी भी किस्म की, आप नीचे झुक के कुछ चीज़ नहीं उठा पा रहे, साइड से कुछ चीज़ नहीं उठा पा रहे, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे मसल्स के ज़रिए, तो उसको मैं फिटनेस नहीं कहता। तो स्टिफनेस तो बुढ़ापा है। अब जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो चाहिए, उसको बेहतर करने के लिए योगा के अंदर मुख्तलिफ ऐसी स्ट्रेचेज हैं जो मसल्स को, हम यूँ कहते हैं कि योगा आपको एक किस्म की तमीज़ सिखाता है कि अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करना है, ना कि आप जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि वो पंजाबी में कहते हैं अन्य वाह एक्सरसाइज, या किसी से सीखना नहीं चाहते, ग्राउंड में जाते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर आप ज़्यादा भी एक्सरसाइज कर लेते हो और कम इनटेक करें, क्योंकि लोग यहाँ पे ना सेल्फ डाइट पे चले जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है कि बाद में आप पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हो, पूरा दिन आप जो है वो इरिटेटेड रहते हो। तो उसमें भी बड़ा, अगर आप रेगुलर, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहती हूँ कि योगा जो है वो वीक में ज़रूरी है कि हर रोज़ किया जाए, या आपके लिए कितने दिन है कि इनफ होगा? योगा तो ये कहता है कि मैक्सिमम 3 डेज अ वीक। जो योगा की साइंस है वो 3 डेज अ वीक, अल्टरनेट डेज में। तो 3 दिन करके बाकी सब खा पी सकते हैं फिर? नहीं, ये देखिए, जो आप फिटनेस की बात कर रही हैं उसके लिए आपके अलग से पावर योगा है, उसमें फिर टेक्निक्स और आ जाती हैं, फिर आपको डाइट प्लान दिया जाता है। आप याद रखिएगा, कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होता। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम करना चाहते हो तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, या सिर्फ डाइट से वजन कम करना चाहते हो फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है कि डाइट कौन सी लेनी है और आपने वर्कआउट कौन सा करना है।
और याद रखिएगा कि योगा आपको रिलैक्स करने के लिए, आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान Frustrated हैं हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए आपको जो है वो स्टेट ऑफ माइंड आपका जो है वो पीस में चला जाए, इसके लिए योगा जो है वो आपकी हेल्प करता है। और जो आप वेट लॉस की बात करती हैं उसके लिए फिर पावर योगा की तरफ आना पड़ता है, और पावर योगा जो है डिफरेंट उसकी टेक्निक्स हैं। उसमें फिर आपकी बॉडी के जो, जैसे कैलोरीज बर्न करने का इन्होंने बोला, कैलोरीज बर्न करवाए जाते हैं आपकी बॉडी के बगैर किसी वेट के, बगैर किसी मशीन के, आपकी बॉडी को ही हम ऐसे यूज़ करवाते हैं कि जिससे फिर आपकी कैलोरीज बर्न होते हैं। तो उसमें फिर हम जो है वो कुछ सांसों के जरिए भी वजन कम होता है। याद रखिएगा फैट का फार्मूला क्या है। फैट का फार्मूला है कि जब कार्बन बढ़ जाए, बॉडी के अंदर कार्बन बढ़ जाए, कार्बन 5 हो जाए, ऑक्सीजन 3 पे आ जाए, तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप बगैर मशक्क़त के वजन कम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको सांस निकालनी पड़ेगी। हम सांस निकालते नहीं हैं, अभी मैंने सांस लेने की बात कर रहे थे, तो सांस निकाल के रोकना, सांस खारिज करके रुकना और कोशिश करना खारिज करने की, तो फिर आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। ये टेक्निकली बता रहा हूँ, मेडिकली, कि जब आप कार्बन को निकालना शुरू कर दें तो ऑक्सीजन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप लंबा गहरा सांस निकाल के रुकेंगे तो अगली सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबा आपको लंबा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद सांस लंबा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी, इनटेक बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जिस जिस्म में ज्यादा होगी उसका वेट कम होगा, जिस जिस्म में ऑक्सीजन कम होगी उसका वेट ज्यादा होगा। अच्छा नवाज, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जैसे भी बात हुई है कि लोग एक्सरसाइज किए जाते हैं, चाहे वो योगा करें या फिर जिम जाके जो है वो वर्कआउट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनके मूड स्विंग होने लगते हैं, और ये भी बहुत देखने में आया कि आपको हेयर लॉस बहुत स्पीडली होने लगता है, आपकी स्किन अच्छी नहीं रहती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल में और ज़्यादा वर्कआउट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज को और डाइट को दोनों को स्टेबल किया जा सकता है? तो बहुत बड़ी मिथ है कि डाइट का मतलब है भूखे रहना। अब जिससे पूछें जी मैं डाइट पे मैं कुछ नहीं, हालांकि डाइट का तो मतलब ही खाना है। सिंपल सा उसका फार्मूला कि अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड कर लें जो बॉडी से फैट को एक्सक्लूड करती हैं, टॉक्सीफाई उसको नहीं करती, डिटॉक्सीफाई करती हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो आप अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दें जो फैट को इंक्लूड करती हैं। अब हमें नॉर्मली लोगों को यही नहीं पता कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। जिससे पूछें 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, अब उसमें उसको ये नहीं पता कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, गुड फैट्स कितनी चाहिए, मिनरल्स वाइटामिन कितने चाहिए, उसके लिए पूरी जो उसकी खुराक है ना, वो कहे जी मेरी खुराक बहुत अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टेंशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनको बहुत भूख लगती है। कुछ लोग हैं जो टेंशन में बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है उनको, इस तरह के भी लोग हैं। तो आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब 2 चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिक्टेट करती हैं मसल बिल्डिंग के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, फिटनेस के लिए, बेसिकली 2 चीज़ें। एक आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस, दूसरी आपकी मैकेनिकल टेंशन। मेटाबॉलिक स्ट्रेस में आपकी डाइट आ जाती है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपका वेट कितना है, अब पर 30 kg पर केजी समझ लें, आपको 30 कैलोरीज चाहिए, जहाँ पे आप हैं इसी को मेंटेन रखने के। अब इसी में आपने डेफिसिट करना है, इसी में आपने सरप्लस करना है। मोर ऑन इसमें आता है कि फिर आपने जो कैलोरीज का इंटेक करना है वो कार्बोहाइड्रेट से कितनी करनी है, प्रोटीन से कितनी करनी है, और फैट से कितनी करनी है। लोग आ जाते हैं फिर क्रैश डाइट पे कि हर चीज़ बंद कर देनी, पानी पे जिंदा रहना, और फिर वो उसका फिर ड्रॉबैक क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है, हेयर फॉल आपका शुरू हो जाता है जो रिकवर नहीं होता, और आप डिजी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, आवाज़ार रहते हैं। 2-4 दिन तो आप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आप थक जाएंगे और फिर उससे ज़्यादा खाएंगे। तो आपको बैलेंस रह के चलना चाहिए। अगर एक बंदे की उम्र 30 साल है और उसने वेट अपना 150 किलो बढ़ा लिया हुआ है, तो उसने वो 30 मिनट में रिकवर नहीं करना, उसको 30 साल नहीं, 30 महीने नहीं, 30 हफ्ते तो कम से कम दें, 30 दिन तो दें। लोग होता क्या, पहले दिन आते हैं और इतने जज्बाती होकर लगे हैं कि उन्होंने जिम की कोई एक्सरसाइज, कोई मशीन नहीं छोड़ी। के हवाले से जो मिथ्स हैं ना वो भी हैं, और लोग समझते हैं कि अगर वो थोड़े मोटे दिख रहे हैं ना तो वेट कम कर लेने से सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि कितना खाना चाहिए, कितना आपको टाइम जो है वो वर्कआउट के लिए देना चाहिए। इसी हवाले से और हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बात हो रही है हेल्दी लाइफस्टाइल की, और जहां हेल्दी लाइफस्टाइल आता है हम समझते हैं कि जिम में जाके पसीना बहा लेना जो है ना, उससे हमारा जो है वो वेट में मेंटेन हो जाएगा, हम अच्छे दिखेंगे, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, आपके मूड स्विंग नहीं हो। बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हैं उसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको जो है ना इंटरनली एक हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, एक प्लेयर होना चाहिए। अगर वही ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा तो शायद ज़िंदगी में ना ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। नवाज़, आपसे मैं बात कर रही थी वेट लॉस के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा कि वेट लॉस करना और वेट को मेंटेन रख के अपनी बॉडी को जो है वो एग्जैक्ट शेप में लेके आना, इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। लोग समझते हैं कि अगर हम मोटे हो रहे हैं ना तो हम वेट जो है उसको रिड्यूस करेंगे तो हम जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्टनेस और जो वीकनेस में जो डिफरेंस है ना वो लोगों को समझ में किसी बंदे ने ना आपको तोल के नहीं देखना होता कि आप कितने, अगर आप अच्छे लग रहे हैं, आप फिट हैं, आप इंटरनली स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं तो दिट्स ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं और इंटरनली वीक हो जाते हैं, आपके घुटनों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाती है, लोअर बैक में पेन शुरू हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ज़्यादा वर्किंग आवर आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, नींद डिस्टर्ब हो गई। जब आप कार्ब बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं तो आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोनल अनबैलेंस आपकी बॉडी में जो है वो स्टार्ट हो जाना है। तो बैलेंस लेके चलना चाहिए, उतना करें जितना आप लंबे अरसे तक कर सकते हैं। फिटनेस जो है ना ये कोई समझ लें थोड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप एक मकान जो है ना वो रेंट आउट करते हैं, उसका वियर टियर करते हैं, उसका रेंट करते हैं, सफाई करते हैं, बिल पे करते हैं, तो वो तब तक आपके पास रहता है, जब तक नहीं करते वो वापस चले जाते हैं। तो फिटनेस के लिए भी आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा सेल्फ केयर करनी पड़ती है, डाइट टाइम से लेनी पड़ती है, स्लीप टाइम लेने से लेनी पड़ती है, वर्कआउट आपको करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, तो आप फिट रहते हैं। नहीं करेंगे तो फिटनेस आपसे वापस चली जाएगी। तो इस चीज़ को अपने सर पे नहीं सवार करना चाहिए कि मैं मोटा दिख रहा हूँ, मैं अपना कौन से टाइम लें, कंसिस्टेंसी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी आप करें ना उसमें आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वो लाइफस्टाइल बने, ना कि वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो। योगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारी परेशानियों को जो है वो योगा से जो है वो दूर किया जाता है, ऐसा सुनने में आया है। तो इन सारी सिचुएशंस में योगा किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है? बहन, एक बात याद रखिएगा कि हम हैबिचुअल लाइफ जब गुजारते हैं तो ये सारे मर्ज आपके साथ चलते हैं। हैबिट्स को तोड़ना फिटनेस है। जब आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज़ है, मिसाल के तौर पर शहद बहुत अच्छा है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, आप इसको डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग लेना शुरू कर दें तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। कोई मेडिसिन, ये डॉक्टर हजरात इसको समझते हैं, कोई मेडिसिन आपको जो है वो अगर आप 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका वो असरात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसका साल्ट चेंज करना पड़ता है, उसकी जो है वो कैपेसिटी को चेंज करना पड़ता है। अगर हम इसी को डाइट पे ले जाएं या हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पे ले जाएं तो जिसको हम स्टेमिना समझते हैं वो हैबिट होती है, हैबिट स्टेमिना होता है। तो हैबिट्स को तोड़ के जो आप अपनी ज़िंदगी को फिट कर सकते हैं, आपने किसी भी चीज़ के एडिक्ट नहीं होना। अगर आप एडिक्ट हो जाते हैं, आप कोई डाइट है, कोई वर्कआउट है, कोई भी आप ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, आप दोस्तों में बैठने के एडिक्ट हैं, तो आप डेड हैं, आपका दिमाग एक्टिव नहीं है। हमेशा हैबिट्स को तोड़ के आप ज़िंदा रह सकते हैं। आपने पास्ट और डिप्रेशन जो आपने बात की और एंग्जाइटी फ्यूचर, ये पास्ट डिप्रेशन और फ्यूचर एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें फिक्स क्यों होती हैं कि हम उसमें दिमाग को सुला देते हैं, हम सोए हुए दिमाग से काम करते हैं। कैसे सुला देते हैं कि लम्हा मौजूद से टूट जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में होता नहीं है, एडिक्ट है पास्ट का या फ्यूचर का। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो नया होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पहले आप नहीं गए, वहाँ आप बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं, वहाँ कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, आपका दिमाग खाली हो जाता है। और जब आप वापस उसी साइकिल में आते हैं जहाँ पे आप हैबिट्स का शिकार हो चुके हैं, आप हैबिचुअल लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपको ये सारे अमराज जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारे आपके अंदर आ जाते हैं। तो दिमाग को सेहतमंद करने के लिए एक पुलिया है कि आपने किसी भी चीज़ के हैबिचुअल नहीं होना, आपने हैबिट्स को तोड़ना है। आप जब भी कोई ऐसा काम, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि दाएं हाथ से खाना सुन्नत है, ठीक है, लेकिन इसको हमने बहुत समझा तो दाएं हाथ से खाना खाना शुरू करना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं दिया। आप अगर दाएं हाथ से खाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से खा के देखें, आप प्रेजेंट हो जाएंगे, आप थॉटलेस हो जाएंगे। आप अगर लेफ्ट हैंड से खाते हैं तो आप राइट हैंड से खा के देखें, वो मूवमेंट करनी है जो आपने कभी नहीं की, तो आपका दिमाग उस टाइम प्रेजेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक टांग पे खड़े हो जाएं,
एक टांग उठा लें तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अभी टेक लगा के बैठे हैं, आप टेक छोड़ दें आप कॉन्शियस हो जाते हैं। जब इंसान अनकॉन्शियस होता है तो उसके दिमाग में सारे अमराज जागना शुरू हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर ये सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। थॉटलेस पोजीशन लाने के लिए आपको आंखों का इस्तेमाल, देखना है जहाँ पे आप मौजूद हैं। हम देखा अनदेखा देखते हैं, किसी जगह पे बैठे हैं वहाँ पे देख नहीं रहे होते, हमारा दिमाग कहीं और पहुंचा होता है। तो इंसान का दिमाग की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो उसकी आंख है। इंसान का दिमाग वहां पे होता है जहां उसकी आंख देख रही होती है। अगर वो प्रॉपर देख रहा हो तो उसका दिमाग ठहर जाता है, अगर वो देख नहीं रहा तो उसके दिमाग में सोचें चल रही होती हैं। दिमाग का जो स्कैनर है वो आंख है। तो अगर आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करना चाहते हैं, ब्रेन को खाली करना चाहते हैं, थॉटलेस पोजीशन लाना चाहते हैं, तो अपने सेंसेस को एक्टिवेट करें, सेंसलेस ना हो। कोई ऐसी कोई योगा की जो है जिसको आसन बोलते हैं या कुछ इस तरह की है कि हम बैठे बैठे अगर हमें अपने आप को काम रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, लेकिन हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम स्पेशली उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपको अगर बताना हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं या अपना फोकस को डिफोकस नहीं होने दे सकती, तो कोई ऐसी है योगा के जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसके लिए एक वियान मुद्रा है। वियान मुद्रा आपके ब्रेन को जो है वो रिलैक्स करता है, उसमें थॉटलेस पोजीशन को लेके आता है। ये पहली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, आप बातें भी कर सकते हैं, 2 उंगलियां अलग कर लें और हाथ कैसे भी हों, नीचे की तरफ हों, ऐसे हों, ऐसे रखना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब आप अगर ऐसे भी रखे हुए तो कोई इशू नहीं है, ओके। ऐसे भी रखे हुए तो कोई इशू नहीं है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हाथ से बना के एक हाथ से कंप्यूटर पर काम भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी एक हाथ से बना सकते हैं। तो ये वियान मुद्रा जो है, आप मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, संस्कृत जुबान का लफ्ज है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। मतलब पहले की अपनी मिडिल फिंगर और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आप करेंगे थंब के साथ यूं, तीनों पोर बराबर कर लेंगे। ओके ओके, तीनों को इक्वल करके और इस वाले को बस यूं छोड़ देंगे, बस अलग कर लें, ढीला, हाथ को टाइट नहीं करना और टच करना है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है आपके ब्रेन को रिलैक्स करने की। आप मेंटली अगर बहुत थके हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप रिलैक्स करें और अपनी दिमागी कुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं। एक स्टेमिना जैसे हम बात करते हैं, फिजिकली स्टेमिना होता है, एक ब्रेन का स्टेमिना होता है कि प्रेशर कितना ले सकता है। प्रेशर में कौन नहीं है, आज की जिंदगी में मसाइल किसको नहीं है, सबके साथ है। अब वो उन मसाइल को मेंटेन करना किसको आता है, उसको आएगा जिसका ब्रेन पावरफुल है। जिसका ब्रेन कमजोर है वो मेंटेन नहीं करेगा, वो सुसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे सुसाइड टेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, आप नाउमीदी को कम करना चाहते हैं, तो बटरफ्लाई पोज किया करें। बटरफ्लाई पोज जितना ज्यादा करेंगे आप, उतना ही आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस आपके अंदर आ जाएगी। दिमाग को रिलैक्स करने का पोज है। अगर आप वैसे देखने में तो ये लगता है कि टांगें स्ट्रेच हो रही हैं, इनर थाई स्ट्रेच हो रही है। इनर थाई का ताल्लुक डायरेक्ट आपके स्ट्रेस के साथ है। अगर आपके इनर थाई पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप बहुत परेशान रहते हैं, आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं। और अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत दिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हर चीज़ को टैकल कर सकें, तो आप इनर थाई को फ्लेक्सिबल कर लें। जितनी इनर थाई फ्लेक्सिबल होगी आप उतने ही खुश रहेंगे। हैप्पीनेस का पोज है बटरफ्लाई। सही। अच्छा नवाज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पे या जिम पे पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो घर पे वर्कआउट करना, तो कितना ड्यूरेशन, एक दिन में कितना टाइम जो है वो बिल्कुल सूटेबल है कि इतना टाइम के लिए आपको एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिन भर फ्रेश रहेगा? और कौन सा टाइम, ये बड़ी मिथ है कि आप सुबह को ही उठ के एक्सरसाइज करें, आप शाम में, दोपहर में या रात में जो है वो नहीं कर सकते हो, तो इससे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वर्कआउट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, आपको जब टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात को, जब भी आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं। और वर्कआउट का ड्यूरेशन कितना चाहिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके जो एंड गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल एक हाउस वाइफ हैं या घर में रहते हैं तो आप 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट स्टार्ट में आप आप वॉक करते हैं तो 5 मिनट में आप थक जाते हैं, तो डेली का आधा मिनट आप बढ़ाना शुरू कर दें। आज आपने 5 मिनट वॉक किया, आप थक गए हैं, कल आप 5.5 मिनट करें, परसों 6 मिनट करें, आधा मिनट पहले दिन ही जाके घंटा जो है वो काम आप नहीं करना, फिर अगले दिन आप उठ भी नहीं सकेंगे और ख़त्म हो जाएगी आपकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले। तो आधा मिनट या 1-1 मिनट आप ऐड करते जाएं तो आपका जो स्टेमिना है वो भी डेली बेहतर हो जाएगा। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा सबसे पहले, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए। अगर तो ऐसे ही करना है, अगर आप वर्कआउट करके निकले हैं जिम से बात कर रहा हूँ, तो किसी को आपको बताना ना पड़े कि आपने वर्कआउट किया, आपकी कंडीशन बता रही हो कि आपने वर्कआउट किया, वरना उससे बेहतर है कि आप घर में बैठें, एंजॉय करें, मूवी शूवी देखें। मैं तो अक्सर मेंबर से भी कहते हैं कि आप लोग इतने सियाने हैं, लैंड क्रूजर पे आते हैं साइकिल चलाने के लिए, पैदल चलने के लिए गाड़ी पे आते हैं। तो पहले लोग पैसे कमाने के लिए सेहत बर्बाद करते हैं,
एंड पे फिर वो पैसे लेके आ जाते हैं सेहत बनाने के लिए, पर वो पहली वाली चीज़ नहीं बनती। एक लाइफस्टाइल अगर आप गो थ्रू रहते हैं तो आप अपने जो एज फेलोज हैं उनसे बहुत बेहतर रहते हैं। तो आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए ये आपने खुद डिसाइड करना है। जहाँ पे आपकी बॉडी आपको शटअप कॉल देती है उससे पहले आपको रुक जाना चाहिए। मतलब जितना आप पे इजी हो ईजी उतना हो। आप अब करो। एक बंदे की कैपेसिटी है वो 50 केजी उठा हाँ। सकता है सपोज, या 100 पुशअप कर सकता है। दूसरा 20 पे थक जाता है तो 20 उसकी लिमिट है, उसके लिए 20 काफी है, उसे 100 पे जाने की उसको जरूरत नहीं। मतलब कि बेस्ट तरीका ये है कि अगर कुछ भी आप कर रहे हो ना वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, ना कि ये कि आप खुद को थका रहे हो, खुद को सुस्त कर रहे हो। और ऐसे एक्सरसाइज का या ऐसे योगा का कोई फायदा भी नहीं है कि जिसको करने के बाद आप पूरा दिन बाद में बिस्तर पे पड़े हो, ना आप अपने बच्चों को देख सक रहे हो। और अगर आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन सी एज जो है वो बेस्ट है एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हेल्दी रहना किसे नहीं पसंद है, और ख़वातीन तो ख़ास तौर पर कॉन्शियस हो जाती हैं। शादी के बाद बहुत सारी ख़वातीन हैं जो वेट बढ़ा लेती हैं लेकिन बाद में उनको समझ में नहीं आता वो किस तरह से उसको कंट्रोल करें। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जो फार्मूला है वो ये भी है कि आप हमेशा से ही जो है ना वो कंसिस्टेंट रहें। जो भी काम कर रहे हैं ना उसको कभी बीच में छोड़े नहीं। ये नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कर लिया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, और फिर जब से आपको लगे कि अब तो बिल्कुल ही आपका बुरा हाल हो गया फिर आप जाएँ, फिर वो उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए अपने लाइफ को बैलेंस रखने के लिए अपनी हर हैबिट को जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, क्योंकि उन्होंने घर संभालना है, अपनी पूरी फैमिली को देखना है। तो मर्द हजरात तो अपने जहां आजकल अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वहीं ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं कि उन्हें अच्छा दिखना है। योगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि योगा जो है ना वो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देता है, उसके इफ़ेक्ट आपको जो है ना वो फिज़िकल अपीयरेंस पे भी आते हैं। तो ऐसा योगा के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर इससे आपका कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ज़्यादा आप टाइम के लिए योगा कर लेते हो? जैसे आपने कहा कि वीक में 3 दिन जो है वो मैक्सिमम काफ़ी है योगा के लिए। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, आपका हेयर लॉस होने लग जाता है। किस तरह की बैलेंस डाइट होनी चाहिए इसके साथ, और किस तरह से अपनी रूटीन को मेंटेन करना चाहिए? बहन, अगर आप बालों के जो हेयर फॉल की बात करें तो बायोटिन एक केमिकल है जिसका लेना बहुत ज़रूरी है। जब बायोटिन की कमी होती है तो फिर आपका हेयर फॉल होता है। तो बायोटिन किस डाइट में है? पीनट्स में बायोटिन वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो हम पीनट को एक बहुत लो लेवल का ड्राई फ्रूट समझते हैं। हम ड्राई फ्रूट सिर्फ बादाम को समझते हैं, या पिस्ते को समझते हैं, या काजू को समझते हैं। और सबसे ज़्यादा मिकदार बायोटिन की जो है मूंगफली में पाई जाती है। तो मूंगफली का एक थोड़ा सा आप पोर्शन ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कर लें। अगर आप ब्रेकफास्ट में थोड़े से दाने मूंगफली के खा लिया करें तो आपका हेयर फॉल रुक सकता है। इसके अलावा एक अच्छा, ये आप गर्मी सर्दी हर थोड़े से दाने, थोड़ा सा 4-5 दाने या 10 दाने अगर आप लेते तो उससे कोई इशू नहीं होता। तो डाइट को जैसे हम बात कर रहे हैं कि अक्सर लोग जो है वो जैसे कहते हैं कि हम सब्जियों पे आ जाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस की आपने बात की, तो ये गाय भैंस जो है खाती सब्जियां, ये तो पतली नहीं होती। तो पतले होने का या स्मार्ट होने का ताल्लुक सब्जियों से नहीं है। आपकी डाइट को बैलेंस करना, प्रोटीन आपके जो है वो कितने हैं, आप प्रोटीन कितना ले रही हैं। अगर आप प्रोटीन कम ले रही हैं तो भी आप जो है वो बिल्कुल फैलना शुरू हो जाएंगे, आपके मसल्स लटकना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ जब तक मसल्स में नहीं आएगी तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। वेट बढ़ता कहाँ पे है? जहाँ पे उसको लूज मसल्स मिलते हैं। जैसे कि लोगों के सिर्फ अक्सर लोगों का पेट निकला होता है, तो सबसे जो कमज़ोर मसल है वो पेट के हैं, तो इसलिए पेट निकल आता है। जिन लोगों की पूरी बॉडी फैल जाती है उनकी पूरी बॉडी में फिर मस्कुलर वीकनेस है। वो अगर स्ट्रेंथ के लिए कुछ भी करेंगे या स्ट्रेंथ के लिए डाइट को बेहतर करेंगे, उनके मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो फैट कहाँ आती है? जहाँ मसल्स वीक होते हैं वहाँ फैट आना शुरू हो जाती है। बालायाम की बात करूँगा, जिनके बाल झड़ते हैं उनको बालायाम योग एक टेक्निक है बालायाम के अपने नाखूनों को आपस में रगड़ा करें। हाँ, आई वॉज हेयर अबाउट इट। मैंने पहले भी सुना था कि अगर आप करते हो तो उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी शायद अच्छा होता है। वो बेहतर आप बता सकते हो? मैं बताता हूँ आपको कि नाखून का जो सेल्स हैं, बालों के सेल्स एक हैं। जैसे आपको बाल काटते तकलीफ नहीं होती, नाखून काटते भी तकलीफ नहीं होती। ठीक है, नाखून और बालों का सेल्स एक हैं। तो जब इनको आप चार्ज करते हैं तो इसमें एक अजीब सी जो है वो एक एनर्जी पैदा होती है। तो ये डेली रूटीन पे आप
कितने टाइम के लिए अगर करो, अगर बहुत सारी है तो बड़ा इजी, आप बैठे बैठे कर सकते हो। जी, अगर जी। आप टीवी देख रहे हो या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इजीली कर सकते हैं, आप बातें भी कर सकते हैं, आप बस नेल पेंट ना ऊपर हो, वरना वो खराब हो जाएगा ना। नेल पेंट के बगैर फिर इसका फायदा होगा। सही। कम से कम आप 5 मिनट करें, दिन में 4-5 दफा कर लें, जब आपके टाइम मिले आप इसको कर सकते हैं। फिर अब अगर आप मतलब बालों 5 को मिनट 10 अब मिनट अगर- इसका कोई टाइम नहीं, ड्यूरेशन कोई इशू नहीं। अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं तो फिर इसकी टेक्निक चेंज हो जाएगी। फिर एक हाथ के नाखूनों को ऐसे रखें, ये चीज ओके। इस तरह रगड़ें हाँ हाँ हाँ, और फिर दूसरे को ऊपर रगड़ें। सही। कुछ वक्त के लिए आप इसको ऊपर रख लें और कुछ वक्त के लिए इसको। जितनी भी खवातीन है वो इस चीज को गौर से देख सकती हैं कि जिस तरह से पोस्चर करें, अगर बालों का, क्योंकि आपकी लंबा पर्सनैलिटी में करने बड़ा के लिए। लंबा अगर आप बालों को करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये एक ट्रिक यूज करके अपने बालों को जो है वो अगर- बढ़ा सकते हैं, लेकिन डाइट भी जरूरी है उसमें साथ। बायोटिन बहुत हाँ, जरूरी है। बायोटिन बायोटिन बहुत का अगर ज्यादा। आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जिसको हम काकी मुद्रा कहते हैं, वो ख़वातीन की खूबसूरती हो या मर्दों की खूबसूरती हो, उसको बढ़ाने के लिए उसका नाम ही काकी मुद्रा इसलिए रखा गया। कश्मीरी ज़बान में काकी छोटी बच्ची को कहते हैं, हाँ, जिसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। छोटा बच्चों की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रिलैक्स होती है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एक्नी नहीं होती, किसी किस्म का कोई वैसे उसके भी खवातीन को अच्छा लगता है कि उनको एज से कम ही कंसीडर कम। किया तो जाए। मैं अभी आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको योगा ने कहा है कि आप इसको डेली सिर्फ 10 दफ़ा कर लें तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, आपके बाल नहीं जड़ेंगे। टेक्निक याद रखिएगा, पहले चारों पोर्स को मिला लें ओके यूं। और अंगूठों से अपने नोस्ट्रिल दोनों बंद कर लें। ओके ओके। मुंह को गोल खोल के सांस लेंगे मुंह के जरिए और सांस को मुंह के अंदर फुला लेंगे, सांस को अंदर और लेके इन बाद आपका नाक बंद हाँ, रहेगी। बंद रहेगा। मुंह को फुला लेंगे और अपनी चिन को जहां से सीना स्टार्ट होता है हड्डी, इसके साथ टच कर लेंगे ओके। और रोक के रखेंगे, मुंह फुला के रखेंगे और फिर नाक से सांस निकाल देंगे। ये एक हुआ इसका। मतलब इनहेल आप मुंह के जरिए करोगे और एक्सहेल आप नाक के जरिए करेंगे, करोगे। लेकिन मुंह को फुला के रखना है। अब मैं करके दिखाऊंगा इसको बकायदा। जिनको बीपी का इशू है वो नहीं रोकेंगे इसको, वो ओके। सांस को और रोके इसको बगैर कितने करेंगे। टाइम के लिए स्टे करना है अगर आप ये अगर आपको activity बीपी का इशू नहीं है तो आप इसको जितना इजीली, जैसे भाई ने बात की कि हर किसी का स्टेमिना डिफरेंट है, हर किसी का एक जो है ना वो करने का वक्त और हो सकता है। जैसे एज की बात आ जाती है या आप ये समझ लें कि कुछ लोगों की जो है वो मोटापा है तो उनका सांस का स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं होता, वो सांस रोक नहीं पाते। तो जैसे मैंने बात की कि बीपी का इशू किसी को है तो उसने सांस को रोकना नहीं है, वो क्या करेगा फिर ऐसे सांस लेके सांस सही। चला के रखेगा, मुंह फुला के रखेगा, थोड़ी देर के लिए रुके, होल्ड करे ठीक है। 5 सेकंड 10 सेकंड और फिर मुंह को रिलैक्स कर दे। ठीक है। नवाज, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह के रूटीन में ये बता रहे हैं कि छोटी छोटी सी आप हैबिट्स को डेवलप करके अगर आप नहीं भी कर सकते हो, रूटीन में इतना टाइम नहीं दे सकते हो फिटनेस को, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं? जैसे बहुत सारी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है? अक्सर ऐसा भी देखने में हुआ है और ये पर्सनल मेरी भी खुद की भी प्रैक्टिस रही है कि एक ही वीडियो को फॉलो करके कुछ टाइम के लिए मेरा बहुत अच्छे से जो है ना वो मेंटेन हो जाती है चीज़ें, लेकिन उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाता है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है, वेट स्टक हो जाना, और किस तरह से फिर हम जो है वो कितने टाइम के बाद अपनी जो एक्सरसाइज है उसको चेंज करें, और कौन सी इजी एक्सरसाइज हैं जो घर पे हर बंदा फॉलो करके जो है ना अपने वेट को बैलेंस कर सकता है अगर उसके पास पर्सनल ट्रेनर नहीं है तो? जब मैंने योगी साहब की बात को सेकंड करते हैं, पीनट्स की बात की, तो पूरा साल आपको अगर नहीं भी अवेलेबल तो मार्केट में आपको पीनट बटर फॉर्म में ऑर्गेनिक भी मिलता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत एक अच्छा सोर्स है गुड फैट्स का। और मज़ेदारी की बात है कि अगर न्यूट्रिएंट्स को आप कैलकुलेट करें, बादाम के और इसके न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा सा माइनर सा प्रोटीन का फ़र्क है, तो एक बहुत अच्छा हेल्दी सोर्स है, उसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही, तो अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं कोई भी वर्कआउट है ना, वो मैक्सिमम 4 से 8 हफ्ते आपकी बॉडी पे इफेक्टिव होता है, उसके बाद आपकी बॉडी जो है उसको अडॉप्ट कर लेती है।
तो अडॉप्ट करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि बॉडी जो है प्लेटो फॉर्म में चलेगी। तो वहाँ पे आपने बॉडी को शॉक देना होता है, चेंज करना होता है। सेम ऐसे ही है कि आप कोई मैथ का क्वेश्चन निकालते हैं, शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर आप इतने यूज टू हो जाते हैं उस पैटर्न पे, जितने आते हैं आप निकाल ही जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब नई कोई एक्सरसाइज आती है फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो आपने ये यूट्यूब से निकलना है। फिर जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो हर बंदी के बॉडी के लिए हर तरह का वर्कआउट नहीं है। अब जो आप प्रो लेवल के एथलीट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग देख के आप शुरू करेंगे, आपसे तो नहीं होनी। अब आपको नहीं पता कि उसके पीछे उतने कितने साल की मेहनत की है जो इस लेवल पे पहुंचा है, क्या डाइट वो ले रहा है, क्या सप्लीमेंटेशन वो कर रहा है, उसका मतलब कि हर चीज़ के लिए आपका जो है एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो टिप्स हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको हेल्दी रहना है। ये अपने माइंड से बात निकाल दें कि मुझे 1 माह में 10 किलो वज़न कम करना है या मुझे जो है वो 15 दिन में 5 किलो। आप ग्रेजुअली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको वज़न बढ़ाना भी है तो अपनी डाइट को अच्छा करें, लेकिन उसके साथ भी एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दुआ के साथ कि आप बस हेल्दी रहें, खुश रहें और आपका जो टाइम है, पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।